स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का। आज हम लोग CentOS 7 VMware वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये आपका पहला लिनक्स सर्वर होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप को। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक यूआरएल आपको दिया था अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। उस यूआरएल को वहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने ब्राउज़र को ओपन करके उसमें पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उस यूआरएल को ओपन करेंगे आपको कई सारे CentOS 7 के इमेज दिखाई देंगे। आप किसी भी इमेज पे क्लिक करके CentOS 7 डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये CentOS 7 डॉट ISO का इमेज फाइल दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वो अपने आप ही डाउनलोड कर देगा इसको आपके डाउनलोड्स ऑप्शन में। आप वहाँ से जाके चाहिए तो कहीं और आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर लिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आइए अपना VMware वर्कस्टेशन ओपन करते हैं, जिसके ऊपर हम इस इमेज फाइल को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फाइल में जाइए, यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करिए और वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन आएगा, टिपिकल एंड कस्टम। तो दोस्तों आप टिपिकल ही सेलेक्ट करिएगा। कस्टम उन लोगों के लिए होता है जो अपने ओएस को कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। तो हम लोगों को कस्टमाइज तो करना नहीं है, तो हम लोग टिपिकल पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये पूछेगा कि आपका जो आईएसओ इमेज है वो आपने कहाँ रखा है। आप इस स्टेप पे आईएसओ इमेज को इंस्टॉल मत करिए। आपसे ये पूछेगा कि आपका इमेज कहाँ है। आप चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और आप जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम इसको बताएंगे कि कौन सा लिनक्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, कौन सा फ्लेवर है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेन्यू दिखाई देगा। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, नोवेल नेटवेयर, सोलरिस, VMware, ESX एंड अदर्स। अदर्स के अंदर जाके आप अपना फायरवॉल आप चाहते हो, ACS चाहते हो, या कोई ऐसा सर्वर राउटर चाहते हो, स्विचेस चाहते हो, तो आप उसको यहाँ से भी उसकी ईमेल डाल के इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हम लोग अभी लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, लिनक्स पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप लिनक्स सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको वर्जन दिखाई देगा, तो दोस्तों हमें क्या है, CentOS की इमेज को इंस्टॉल करनी है। आपको बहुत सारे फ्लेवर दिखाई देंगे लिनक्स के, जैसे कि CentOS है, डेबियन, फिडोरा, आपका यहाँ पे RHEL 7 6। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको उबंटू, सुसे, ये सारे फ्लेवर्स आपको दिखाई देंगे लिनक्स के। लेकिन अभी हमें क्या इंस्टॉल करना है, CentOS 64 बिट। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पूछेगा आप कौन वर्चुअल मशीन का आप क्या नाम रखना चाहते हैं, तो आप इसे लिखिएगा CentOS 7 GUI 1। क्योंकि मैं एक और यहाँ पे आप देखिए मैंने CentOS 7 बना के रखा हुआ है। तो अब ये आपसे पाथ पूछेगा, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है सी ड्राइव का। इस पे ना आप इस पे ना पैकेज को इंस्टॉल करते हुए आप किसी और ड्राइव में जाइए और वहाँ पे अपने पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। सी से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, जनरली मैं इसमें एक तो फ़ोल्डर बनाता हूँ सर्वर नाम से, और सर्वर के अंदर जितने भी मेरे को इसके अंदर सर्वर्स बनाने होते हैं मैं वहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ पहले से। आप भी ऐसा ही करके रखिए, फ़ोल्डर बना लीजिए और फिर यहाँ पे अपने जो भी फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना है आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पाथ चेंज हो गया है। आप फिर इसके बाद जैसे ही सेलेक्ट हो गया नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इसके बाद आपके हार्ड डिस्क की साइज़ पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट 20 GB होता है, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब। जैसे आपको सर्वर बोला गया बनाने के लिए कितनी डिस्क चाहिए, इतनी रैम चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो आप मेरे को क्या है, 40 GB मेरे लिए इनफ है, मैं इतना ही रखता हूँ। और इसके बाद देखिए आप दो ऑप्शन है, वो स्टोर वर्चुअल डिस्क का जो सिंगल फाइल, एंड स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। स्प्लिट वाला ही ऑप्शन लीजिएगा कि अगर आप चाहते हो कि इस वर्चुअल मशीन को आप किसी दूसरे
कंप्यूटर पे ले जाना चाहें तो इमेज को आसानी से यहाँ से हम लोग उठा के उस पर डाल सकते हैं। तो ये ईजी रहता है। थोड़ी परफॉर्मेंस की इशू जरूर रहती है इसमें, लेकिन अभी हमें चलेगा, कोई इशू नहीं है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जहाँ पे आप अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज करते हो। तो आपके हार्डवेयर में जो भी CPU रैम आता है उसको आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB है, लेकिन हम लोग इसको बढ़ा के 4 GB कर लेते हैं। मेरे लैपटॉप की रैम 8 GB के आसपास है, तो मैं 4 GB कर लेता हूँ क्योंकि स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। प्रोसेसर देखिए दोस्तों, एक सेलेक्ट है, मैं क्या करता हूँ 2 कर लेता हूँ, नंबर प्रोसेसर 2। और कहता है कि हर एक प्रोसेसर में एक कोर चाहिए आपको, नहीं मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 कोर ले लेता हूँ। तो आप 2 कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ कोर्स आपके पास 4 हो गए। ये आपके मशीन को थोड़ा फास्ट रखता है क्योंकि आपकी प्रोसेस करने के लिए आपके कोर ज़्यादा हो गए, तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद आप देख लीजिए, अब यहाँ पे आप ISO इमेज जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा है वहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे यूज़ इमेज फाइल के बाद ब्राउज पे क्लिक करिए। मैंने चूँकि री ड्राइव में ही सर्वर फोल्डर के अंदर ISO इमेज को डाला है। यहाँ पे देखिए 7 की इमेज यहाँ पड़ी हुई है मेरी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है नेटवर्क एडाप्टर। इसमें आपको कैसी कनेक्टिविटी करनी है नेटवर्क के साथ वो ऑप्शन देता है। ब्रिज, नेट, होस्ट, कस्टम, ये सारे ऑप्शन हैं। तो अभी के लिए आप नेट सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहिए तो कोई भी कर सकते हैं। ब्रिज करेंगे तो आपका जो फिजिकल नेटवर्क होता है, जैसे कि आपका मॉडेम हो गया, उसके रेंज की आईपी ले लेगा। और नेटेड आईपी जो आपकी स्टैटिक आईपी होगी 192 सीरीज की, वो ले लेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और यूएसबी कंट्रोलर वाले ऑप्शन की कोई ऐसे हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। ये साउंड कार्ड है, प्रिंटर, डिस्प्ले, अगर आपको ये रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जाके रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर दीजिए। सेलेक्ट करिए, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आता है, रिमूव कर दिए, रिमूव हो जाएगा। अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप क्लोज करेंगे आपको पूछेगा कुछ और तो चेंज नहीं करना है, नहीं हमने सब कर लिया है, तो आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वर्चुअल मशीन आपको इधर दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों आपका सर्वर इधर बन गया है, लेकिन अब इसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो आप पावर ऑन करेंगे इसको पहले, और आपके ये रिसोर्सेज इधर पहले से ही पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे पावर ऑन कर लीजिए। जैसे ही पावर ऑन करेंगे आप, वैसे ही पूछेगा आपको CentOS 7 इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों देखिए आपका आ गया यहाँ पे CentOS 7। आप इसमें क्लिक करिए। पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल CentOS 7 आएगा। आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा प्रेस द एंटर की। तो आप क्या कि इंस्टॉलेशन आपको स्टार्ट करना है तो आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो आप जैसे इसके अंदर एंटर की प्रेस करेंगे दोस्तों, ये अभी अंदर प्रोसेस कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये अभी सारे ड्रैग कट और ये जितने भी आपके पार्टीशन और जो भी अपना डिस्क लिया वो सब चेक कर रहा है। अभी चेक करके इसको स्टार्ट करेगा, स्टॉप करेगा, उसको क्रिएट करेगा। तो इसके बाद ये करने के बाद आपको एक लैंग्वेज पेज दे देगा। उसके बाद आपको अपनी सेटिंग स्टार्ट करनी है, कैसा पार्टीशन करना चाहते हैं आप। ये तो ऑटोमेटिक, मैनुअल, जो भी आप सारी स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार स्क्रीन को आ जाने दीजिए। आप देखिए स्क्रीन आपके सामने आ रही है। इसमें आपको लैंग्वेज देखिए दोस्तों, वेलकम टू CentOS 7। अब यहाँ से आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश, जो कि सही है हमारे लिए। कंटिन्यू कर दीजिएगा। एक बार सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आपको डेट टाइम पूछेगा। अभी ये अमेरिका न्यूयॉर्क पे है, आप इंडिया में हो इसलिए इंडिया कर लीजिए। या आपका एशिया कोलकाता सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे डन कर दीजिए। डेट टाइम भी सेट कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद कीबोर्ड ऑप्शंस यूएस है, परफेक्ट है मेरे लिए। लैंग्वेज सपोर्ट यूएस है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब नीचे आइएगा, इंस्टॉलेशन सोर्स मांगेगा आपसे। तो आपने इंस्टॉलेशन सोर्स क्या दे के रखा है, आपका जो
इमेज है वो कहाँ जाके स्टोर होने वाला है दोस्तों, आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होने वाला है। तो ये आपका उसका लोकेशन है, इसने डिटेक्ट कर लिया कि इमेज आपकी कहाँ पड़ी है, जो कि आपने पहले ही दे के रखा हुआ है, तो ऑटो डिटेक्ट मोड में आपको इमेज को ले लिया। हाँ, एक और भी चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना इमेज नेटवर्क से इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपके ऑफिस में एफटीपी सर्वर है और एफटीपी सर्वर के अंदर आपकी सेंटोस की इमेज पड़ी है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे इस टैब पे क्लिक कर लीजिए। इस क्लिक करने के बाद आपको उसकी एफटीपी सर्वर की आईपी इधर दे दीजिए, या वेब सर्वर की आईपी है, वेब सर्वर के अंदर कहीं किसी ने रखा है, आप उसकी आईपी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे आईपी देंगे और इसको डन करेंगे, वो वहाँ से इमेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप कहीं ऑफिस में काम करेंगे, कहीं ऑपरेशन में या कहीं पे भी काम करेंगे, तो हो सकता है आपको बोले एफटीपी सर्वर से इमेज को इंस्टॉल करना है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे पास इमेज अवेलेबल है, तो हमने क्या किया, अपने डिस्क में डाल दिया कहीं पे और वहाँ से हमने इंस्टॉल कर लिया। तो जैसे ये आपको मैंने बताया, डिस्क से इमेज को ले लेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डन पे क्लिक कर देंगे, तो लोकल मीडिया फाउंड हो गया। अभी वो लोकल मीडिया से आपके इमेज को ले चुका है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है, आपको अगर मिनिमल इंस्टॉल करना है, बेसिक लिनक्स करना है, CLI वाला, तो आप ये वाला क्लिक करके कर सकते हैं। इसमें पैकेज बहुत ही कम होते हैं, 300-340 होता है। बाद में भी चाहिए तो आप कोई भी पैकेज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था आपको मैं GUI का सर्वर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसके अंदर पैकेज बहुत ज़्यादा होते हैं और ये टाइम भी ज़्यादा लेता है, लेकिन फिर भी हमें तो ये करना ही है, देखना है। तो हम पहले सर्वर विद GUI पे क्लिक कर लेंगे, डन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके बाद बोलता है ये इंस्टॉलेशन सिस्टम। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने 40 GB का हार्ड डिस्क लिया था, वहाँ पे ये दिखा दिया 40 GB। आप चाहिए तो मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। इस पर एक ऑप्शन है, आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन। इसके अंदर अपने हिसाब से आप रूट का पार्टीशन दे सकते हैं, वार का दे सकते हैं, स्वैप का दे सकते हैं, कर्नल इमेज रखना है उसका पार्टीशन कितना देना है वो भी दे सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट 40 वाले पे क्लिक करेंगे कि 40 पे एक बार क्लिक हो जाएगा। ये एक्चुअली रीड कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, ऊपर वाला भी लोड करा था, हाँ देखिए दोस्तों, ये 40 GB है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और इसने पहले से ही HDA के अंदर पार्टीशन करके रखा हुआ है ऑटोमेटिक। अगर करना चाहेंगे तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन फिक्स हो गया। के डम्प फीचर इनेबल करना चाहते हैं कर सकते हैं। के डम्प हेल्प करता है, जब आपका VM अगर क्रैश हो जाए तो उसका लॉग्स इसके अंदर जनरेट होता है, और उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हमारा सिस्टम जो है क्रैश हुआ, उसके सारे लॉग्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको ऑपरेशन में चाहिए, अगर आपको के डम्प करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेटवर्किंग एंड होस्ट नेम जो है आपका, नेटवर्क एंड होस्ट नेम, वो भी सेटिंग हम लोग अभी नहीं करेंगे। यहाँ आप चाहिए तो आप कनेक्टिविटी अपने सर्वर्स की दे सकते हैं, होस्ट नेम दे सकते हैं, लेकिन ये लोग हम CLI से करेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, IP एड्रेसिंग एंड होस्ट नेम कैसे दिया जाता है सर्वर को। तो दोस्तों सिक्योरिटी पॉलिसी भी छोड़ दीजिए, इसका कोई भी अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं है। तो दोस्तों अभी आप क्या करिए, ये सब करने के बाद आप बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या करेगा। देखिए अभी स्वैप को इसने, SDA को सारा पार्टीशन ये अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। ये बैकएंड में ये सारे काम करेगा, आपको पैकेज दिखाएगा कितने पैकेज हैं इसके पास जिसको ये इंस्टॉल करेगा। तो अभी थोड़ी देर में आपको पैकेज इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, ये रूट पासवर्ड हम लोग सेट कर लेते हैं। तो आप एक काम करिए, रूट का पासवर्ड सेट कर दीजिए। आप जो चाहिए तो वो पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं root@123 यूज़ करता हूँ जनरली, root@123। और ये पासवर्ड आप, ये तो मैं लैप कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो मैं बता देता हूँ क्या पासवर्ड है। जनरली ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, आप किसी को भी पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते हो। तो अभी ये वीक पासवर्ड दिखा रहा है आपको। आपका अपने जब ऑपरेशन इन्वायरमेंट या कहीं पे भी काम करोगे या कहीं इंस्टॉल करोगे, तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होता है।
दोस्तों अभी लैब कर रहे हो आप लैपटॉप पे, तो आप वीक पासवर्ड रख लो, इजी याद रहने के लिए होता है। इसके बाद आपको ये वीक पासवर्ड, इसलिए आपको 2 बार डन पे क्लिक करना है। एक बार कर दिया, दोबारा जब करेंगे तो ये आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया रूट पासवर्ड इज सेट। देखिए दोस्तों 1255 पैकेजेस हैं जो ये पूरा इंस्टॉल करेगा। इसके बाद आपका लॉगिन पेज दिखाई देगा, इसमें से 43 अभी कर रखा है। तो दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल करता है, हम थोड़ा आपको प्रोसेस बता देते हैं। फ्रॉम पावर ऑन से लेके आपका जो लॉगिन पेज आता है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, इसके बैकएंड में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल तो कोई भी सर्वर कर लेता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये पीछे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है। दोस्तों अगर आप ये देखिए, एक मैंने पीपीटी बनाई है CentOS 7/RHEL 7 का बूटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस ये करता है बैकग्राउंड में। तो दोस्तों पहला प्रोसेस है पोस्ट, दूसरा MBR, तीसरा grub2, चौथा कर्नल और पांचवा सिस्टम डी। ये जो सिस्टम डी है, इसके अंदर ये नया आया है। पहले अगर आप CentOS 6 का बूटिंग प्रोसेस देखेंगे तो उसके अंदर इनिट और रन लेवल आता था। तो सेम ही एक तरह से ये भी रन लेवल की तरह ही, रन लेवल को बेसिकली ये लोड करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करता है। तो दोस्तों पहला पोस्ट है। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे ही आप अपने वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि वो सारे मदरबोर्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप लगे हुए हैं, सारे क्या करता है, एक एक करके वो चिप चेक करता है कि सारा प्रोसेस कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। इसके बाद आपका बायोस आता है। वो क्या करता है दोस्तों, बायोस का काम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो आपके मदरबोर्ड पे जितने भी आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका सीपीयू है, रैम है, आपका हार्ड डिस्क है, उस सबको चेक करता है। चेक करने के बाद ये देखता है कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, वो एग्जीक्यूट करता है MBR को। MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड है। तो MBR आपका 512 बाइट का होता है, जिसके अंदर 446 बिट बाइट का बूट लोडर होता है, और 46 बाइट का आपका पार्टीशन टेबल होता है, और 2 बाइट का आपका चेकसम होता है। तो वो बेसिकली एरर फाइंडिंग के लिए होता है। और 64 बिट जो आपका पार्टीशन टेबल होता है दोस्तों, वो फिजिकल डिस्क जो आप होती है उसको लॉजिकल सेक्टर में कन्वर्ट करता है। जो 446 बिट है, तो 446 बाइट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 446 बाइट जो होता है वो आपका बूट लोडर होता है। तो ये MBR क्या करता है, पहले सेलेक्ट करता है बूटिंग डिवाइस को, कि आप जो बूटेबल डिवाइस है आपकी, वो किसके थ्रू आप बूट करना चाहते हैं एक्चुअली। ऐसे इमेज को हो सकता है आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाए हो, डीवीडी हो, या कोई एक्सटर्नल आपके पास एक्सटर्नल सोर्स हो जिससे आप बूट करना चाहते हो। ये आपको सर्च करता है, सर्च करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट करने के बाद उस पर आपको बूट लोडर मिलता है। बूट लोडर क्या करता है, फिर उसके अंदर आपकी जो बायोस के द्वारा इमेज पुश की गई होती है, उसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, एंड देन वो ग्रब को एग्जीक्यूट करता है। ग्रब क्या करता है, आपके VM कर्नल की इमेज को लोड करता है दोस्तों। ग्रब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, कर्नल को लोड करता है। तो ग्रब क्या करेगा, अगर आपने कोई की अगर प्रेस कर दी, तो आपको एक ऑप्शन दे देगा कि आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास एक कोई कर्नल अवेलेबल है तो उसको सेलेक्ट करिए और उसको लोड कर दीजिए। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर कोई भी की को प्रेस नहीं की, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कर्नल को ये लोड कर देता है सिस्टम के अंदर में। तो जैसे ही कर्नल लोड होता है, कर्नल क्या करता है, फिर वो ड्राइवर को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, ये आपके यूज़ होने वाले हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, वो सारे लोड करता है और उसको इनिशियल रैम डिस्क इमेज के अंदर लोड कर देता है। जैसे वो लोड होता है, इसके बाद वो फर्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस को
कर्नल आपका क्रिएट करता है जैसे ही आपका कर्नल लोड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो फर्स्ट प्रोसेस आईडी को जनरेट करता है जो कि सिस्टम डी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस आईडी कौन सा है तो उसके लिए एक CLI पे कमांड भी है। आप उसको, एक कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ, ps-eaf pipe grep सिस्टम डी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको फर्स्ट प्रोसेस मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, और ये मैं करके भी दिखाऊंगा जैसे आपका सिस्टम रेडी होता है, वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे सब कि कैसे हमारा कहाँ पे सिस्टम डी है, कैसे फर्स्ट प्रोसेस क्रिएट होता है। एक चीज़ और बता दूँ, सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रोसेस क्रिएट होगा। जैसे ही आपका फर्स्ट प्रोसेस क्रिएट होता है, आपका सिस्टम डी जो होता है आपके लिए लॉगिन पेज रेडी करने में लग जाता है। तो सिस्टम डी का काम क्या है, आप ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हैं दोस्तों, यही चीज़ होती है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सिस्टम डी का काम है रीड्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम /etc सिस्टम डी डायरेक्टरी। ठीक है, इसके बाद लिखा है रीड्स फाइल लिंक्ड बाई /etc/systemd/system/default.target। ठीक है, इसके बाद लिखा है ब्रिंग द सिस्टम टू द स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट। तो दोस्तों सिस्टम डी का बेसिकली काम यही है कि आपको सिस्टम को खड़ा करके दे देना। मतलब ये बहुत सारे काम करता है जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई देता है, जो आपको बाद में अभी दिखाई देगा। जैसे कि आपका इवन दो ये जितने भी रन लेवल है जिसके अंदर, जैसे आपने देखा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट, डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू है जो रन लेवल की वैल्यू होती थी। जैसे अगर ये आपको दिखाता है रन लेवल 1 दिखाना है इसको, तो रन लेवल 1 डॉट टारगेट ऐसे दिखाई देगा। तो रन लेवल 1 जो होता है वो क्या होता था लिनक्स 6 में दोस्तों, वो आपका होता था सिंगल यूज़र मोड। तो अभी एक बार रन लेवल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली 7 रन लेवल होते हैं, रन लेवल 0 टू रन लेवल 6। रन लेवल 0 जो होता है वो शट डाउन होता है दोस्तों, उससे आपका सिस्टम शट डाउन होता है। और रन लेवल 1 जो होता है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है उसके अंदर ये सारा चीज़ लिखा हुआ है फंक्शन करने के लिए। रन लेवल 1 जो होता है वो आपको सिंगल यूज़र मोड में आपके सिस्टम को ला के देता है आपको, जिसके अंदर आप मेंटेनेंस मोड बोलते हैं उसको। अगर आपका रूट का पासवर्ड आप भूल गए हो सपोज करो, तो आप चाहो तो उसको रिकवर कर सकते हो, वहाँ से जाके रूट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। रूट का पासवर्ड चेंज कर लिया दैट मीन्स आप सिस्टम को हैक भी कर सकते हो। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उसका भी स्टेप्स है कैसे आप जाके पासवर्ड को रिकवर करेंगे, वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। थोड़ा ये 1-2 वीडियो के बाद जैसे आपका पूरा सर्वर और नेटवर्किंग हो जाता है इसके बाद। एंड देन आपका रन लेवल 2 आता है, वो होता है रन लेवल 2 जो होता है दोस्तों, वो आपको क्या करता है कि जैसे आपका अभी मैंने क्या बताया आपको, सिंगल यूज़र मोड। तो रन लेवल 2 जो होता है मल्टी यूज़र मोड होता है। लेकिन मल्टी यूज़र मोड होता है लेकिन आप उसके अंदर नेटवर्किंग नहीं कर सकते। तो आप बोलते हैं मल्टी यूज़र मोड विदाउट नेटवर्किंग। फिर रन लेवल 3 होता है। रन लेवल 3 क्या होता है, मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग, मतलब आप उसके अंदर नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है रन लेवल 4। रन लेवल 4 जो होता है दोस्तों, वो रिजर्व करके रखे होते हैं, वो बेसिकली हम यूज़ नहीं करते हैं उसको, तो नॉट इन यूज़ है। रन लेवल 5 जो है, जो अभी आप करने जा रहे हो, ये होता है मल्टी यूज़र मोड विथ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो दोस्तों रन लेवल 5 या रन लेवल 3 यही दोनों ऐसे रन लेवल होते हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद रन लेवल 6 होता है दोस्तों, एंड देन रन लेवल 5 के बाद रन लेवल 6 होता है जो कि लास्ट होता है। 6 क्या होता है, रिबूट करने के लिए होता है दोस्तों। रन लेवल 6 से हम रिबूट कर सकते हैं सिस्टम। तो ये 0 से लेकर 6 तक रन लेवल हो गए। सो ये जो आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है वो ये ऐसे यूज़ होता है, ये सारे पैरामीटर्स को चेक करता है। इसके बाद आपको सिस्टम जैसा आप बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप उस सिस्टम को, जैसे अब ये GUI में चाहता हूँ तो आप रन लेवल 5 पे जाके सेट कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने अभी GUI सेलेक्ट किया तो इसको पता चल गया कि मेरे को रन लेवल 5 पे जाके इंस्टॉल करना है। तो आपको ये सारा प्रिपेयर करके लॉगिन पेज तक देगा सिस्टम डी जो है।
सिस्टम डी और भी सारे काम करता है, जैसे अभी आपको बैनर दिखाई देगा अभी देख जीयूआई में, वो भी ये काम करता है। दूसरा आपका होस्ट नेम, इंटरफेस, आईपी, आपका जो प्रॉक होता है प्रोसेसर, उसके अंदर जो लोड करता है मेमोरी, डिस्क, कोर, ये सारी चीज़ें करता है। एंड देन इवन आपका पार्टीशन जितना भी होता है, माउंट करना, स्वैप बनाना, ये सारे काम आपको करके ये दे देता है, जिससे कि आपका सिस्टम रेडी है। तो आपको लॉगिन पेज में केवल लॉगिन आईडी डालना और पासवर्ड डालना, आपको सिस्टम मिल जाता है। बट ये सारे प्रोसेस चलते हुए सबका अपना अलग अलग काम है, जैसे कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। अगर आपको किसी भी इस बूटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि इसके बारे में मेरे को और जानना है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रोसेस क्या करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं पीछे और देखते हैं कि हमारा क्या सर्वर इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अभी दोस्तों देखिए 1192 पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, अभी भी ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो दोस्तों ये अभी थोड़ा और टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो अभी देख लेते हैं। ये अप्रॉक्स 1200 पैकेजेज इंस्टॉल कर चुका है, तो थोड़ी देर और रुकते हैं। ये सारे अभी आपका सिस्टम डी काम कर रहा है इसके पीछे, जो मैंने आपको बताया, सारा एक एक चीज़ को ये इंस्टॉल करेगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं अभी ये कितना टाइम लेता है। होने ही वाला है अभी, ज़्यादा नहीं अभी। ये आ गया 12, तो दोस्तों अब ये ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं दोस्तों। सिस्टम डी अपना सारा काम कर रहा है, तो आई थिंक आपको ये सारा करके देगा। ओके, देखिए पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप कर रहा है, ये पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, अभी वो सेटअप कर रहा है ये। दोस्तों ये सिस्टम डी का काम एस सी लिनक्स, जो आपका सिक्योर लिनक्स होता है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें ये करता है। जैसे आपका प्रीमिसिव, वो आपको मैं एस सी लिनक्स में बताऊंगा, वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है एस सी लिनक्स का, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एस सी लिनक्स इनेबल करके रखा हुआ सिस्टम के अंदर, तो आपका लिनक्स बहुत ही सिक्योर रहेगा। उसमें भी कई सारे मोड है, इनेबल कैसे करना है, डिसेबल कैसे करना है, आप पर परमिशन देना चाहते हो बाहर के किसी को या नहीं। जैसे आपका फायरवॉल विंडोज़ में है, वैसे वो एक तरफ से आपका लिनक्स के अंदर में है। तो सिस्टम डी उसको भी जनरेट करता है, आपके एस लिनक्स को भी, उसके डेमन्स को भी स्टार्ट करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम इसके बैकएंड में होते हैं दोस्तों। तो विल टेक सम मोर टाइम परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मीनवाइल अगर नोट नहीं किया हो, तो आप चाहिए तो इसको देख के दोबारा नोट कर सकते हैं, वैसे चाहिए तो पीछे जाके भी इसको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये। थोड़ा और अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और आपको इसमें एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो सारा पोस्ट, तो आप किसी भी मशीन के अंदर में आप जब जैसे ही पावर ऑन करते हो, इस लैपटॉप को भी जैसे मैं पावर ऑन करता हूँ दोस्तों, तो पहले आपको कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड बाद ही आपको ये विंडोज़ की भी स्क्रीन दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज़ चेक करता है अंदर कि इस मदरबोर्ड पे जो भी चीज़ें, छोटी से छोटी माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इवन रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांस, जो भी आपके फैन सारी चीज़ों को पहले वो चेक करेगा। इसके अंदर रैम, सीपीयू, प्रोसेसर, मेमोरी, बैटरी, सब चेक करने के बाद परफेक्ट है तो ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। वैसे इसके अंदर भी है इस लैप, आप सबसे बढ़िया जब बूटिंग स्टेप्स पढ़े, तो अपने लैपटॉप को और ये वर्चुअल मशीन को कंपेयर करिएगा, सेम वैसे ही काम करता है ये भी।
तो जैसे मैं अभी जैसे ही पावर ऑन करता हूँ तो ये सारा चेक करता है और मेरे को 5 या 10 सेकंड के बाद दिखाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको इंस्टॉल करने जाएंगे विंडोज़ को तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सारा ड्राइवर पैकेजेज आप जितने विंडोज़ पैकेज सब इंस्टॉल करेगा इसके बाद आपका start होगा। लेकिन ये इंस्टॉल तो बाद में करेगा, ढूंढेगा बुक लोडर में ये वो। लेकिन पहले पोस्ट तो सबसे पहले मशीन जैसे ही आप ऑन करते हो उसके पास कोई भी सीपीयू के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, जीरो होता है अभी वो। जब ऑन कर दे तब वो लोड लोड करना स्टार्ट करता है इमेज को। वैसे ये पोस्ट काम करता है। फिर बायोस आपका आता है, देन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो भी बायोस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। वो सारा आपका डिवाइस को इवन वो लोड करता है, कहाँ पे आपका इमेज फाइल रखा है, उसका मीडियम क्या है, कैसे आप करने चाहते हो, बूटेबल डिस्क कहाँ पे है, वो इंडिकेट करके एमबीआर को दे देता है। फिर ये मास्टर बूट रिकॉर्ड बूट लोडर के अंदर देखता है, बूट लोडर के पास उस इमेज को ढूंढता है उसके सेक्टर्स के अंदर जो 512 का है। वो मिलने के बाद क्या होता है, लोड करता है उस इमेज को जिसको आप इंस्टॉल करने जा रहे हो। तो मीडियम को ढूंढ के, मीडियम किस मीडियम से, पेन ड्राइव या जो भी है, इसके बाद बूट लोडर ग्रब को देता है। ग्रब फिर उस कर्नल को ढूंढता है जो कि कोर है आपके सिस्टम का। कर्नल क्या करता है, मैंने बताया था सारे लिनक्स जो जेड यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है कि ये जो होता है जिप होता है आपका पैकेज, पहले उसको एक्सट्रैक्ट करता है, अनजिप करेगा, अनजिप करने के बाद उसको लोड कर देगा इनिशियल रैम फाइल सिस्टम के अंदर, और फिर इसको रूट फाइल सिस्टम को ये माउंट करता है। रूट फाइल को माउंट करने के बाद फिर ये पहला प्रोसेस को जनरेट करता है जो कि क्या होता है आपका सिस्टम डी होता है। तो ये पेरेंट प्रोसेस है। और सिस्टम डी जो होता है वो कभी भी इसका प्रोसेस आईडी कभी भी चेंज नहीं होता है। रूट फाइल सिस्टम रूट दिखेगा आपको, वन दिखेगा, फिर सिस्टम डी प्रोसेस का नाम दिखेगा जब आप CLI में देखोगे तो आपको कभी भी आपका सिस्टम डी जो है चेंज होने वाला ही नहीं है। वो पेरेंट है, उसी ने स्टार्ट किया है इन सारी चीज़ों को। तो वो वन रहेगा। बाकी सारे प्रोसेस आप जितनी बार भी किल करोगे, जितनी बार भी स्टार्ट स्टॉप करोगे, आपका प्रोसेस आईडी चेंज होता रहेगा। लेकिन ये इंसिस्टर है आपका, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ये वैसे का वैसा ही रहेगा, वन रहेगा, कभी वन से चेंज नहीं होगा। सिस्टम डी हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और भले ही जितने भी आपके प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम डी आपका सेम रहने वाला है। और ये सिस्टम डी ही आपको लॉगिन पेज देता है। आपका सारा काम कॉन्फ़िगरेशन जितने भी हैं इसके अंदर, कहाँ किसको माउंट करना है, हार्ड डिस्क को कहाँ माउंट करना है, इमेज को कहाँ उस पर डालना है, रूट पार्टीशन कहाँ रखनी है, बूट बूट के अंदर कर्नल फाइल्स को कैसे डालना है, इसके सारे पाथ हैं। वो भी आप देखिएगा। जो ये आप चाहिए तो इसको, आपका सर्वर जब स्टार्ट हो तो आप इस कमांड को चला के देख सकते हो, सारी फाइल्स हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उस फाइल के अंदर जाके कोई चेंजेस मत करिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। कोई ये स्क्रिप्ट चलती है इसके पीछे, तो पोस्ट स्क्रिप्ट में सारा चेक, एक तो प्री स्क्रिप्ट चलती है वो सारा करता है, इसका पोस्ट स्क्रिप्ट में वो वेरीफाई करता है। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी ऐसा किया तो आपका कर्नल, आपका पूरा वर्चुअल मशीन जो ओएस होगा वही क्रैश हो जाएगा, फिर आपको रेस्क्यू करना होगा। तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। कर्नल रेस्क्यू कैसे करते हैं, कर्नल रेस्क्यू करने का मतलब हो गया आपको कर्नल को सही करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसका भी मैं आपको एक वीडियो जरूर डालूंगा, कर्नल रेस्क्यू करके करते हैं। अपने सर्वर को हम लोग कुछ फाइल में जाके चेंजेस कर देंगे, कर्नल क्रैश करके फिर देखेंगे आप कर्नल कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन तरीका है हम लोग करने का, लेकिन अभी आप लोग मत करिएगा इसको, कर्नल कैसे रेस्क्यू होता है। तो ये सारे प्रोसेस है, ये सारा हम लोग देखेंगे। अभी जैसे ही हमारा सिस्टम आ जाता है मेरे को, वो आपको सिस्टम डी का मैं दिखाऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है। तो एक बार वो पीछे जाते हुए देखते हैं दोस्तों, शायद अभी हो गया हो कि अभी भी ये। अच्छा देखिए, अभी आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने बोला था इंट्रा एफएस जो आपको मैंने बताया था, वो अभी ये जनरेट करता है। तो अभी अभी ये आपका यहाँ पे है, अभी ये कर्नल को लोड करने जा रहा है दोस्तों, पोस्ट चेक में है। प्री चेक हो चुका है, अभी पोस्ट चेक में आ रहा है, दोबारा से सारा चेक कर रहा है। तो अभी वो इनिशियल रैम फाइल सिस्टम इमेज को लोड कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है।
जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे लोड कर रहा है। तो दोस्तों ये GUI मोड है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको धैर्य रखना है। और इसको लोड करने के बाद फिर वो आई थिंक जल्दी हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। जनरेटिंग, ओके। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था दोस्तों, जो स्क्रिप्ट चलती है इसके बाद वो सारी देखिए तुरंत कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसने, मैंने बोला था अभी अब सिस्टम डी आपको रेडी करके देगा, तो आप रिबूट पे क्लिक कर दीजिए तुरंत। अभी हमको विंडोज 7 मिलने वाला है दोस्तों। तो आपका पहला सर्वर आपके सामने आने वाला है। थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए, आपको बहुत ग्राफिकल चीज़ें दिखेंगी दोस्तों। अब ये देखिए रिबूट हो गया। रिबूट मैंने बोला था आपको, ये रन लेवल कौन सा है, 6। मतलब इसने सिस्टम डी ने लास्ट प्रोसेस को जनरेट कर दिया, इनिट को किया, इसके बाद इसने मतलब सिस्टम डी का पहला प्रोसेस, इसके बाद लास्ट प्रोसेस कब होता है, जब वो रिबूट मांगता है। तो रिबूट जैसे आपने क्लिक किया मतलब सारे प्रोसेस किल हो गए, सिस्टम आपका रिबूट हो गया, तो सारे प्रोसेस क्या हो गए, किल हो गए। अब फिर से ये जनरेट होगा। अब आपको ग्राफिकल मोड में ये दिखाएगा, अब आपको बोलेगा आप जो जो सेट करना चाहते हैं वो सब सिस्टम डी करके देता है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार आपको सारा प्रोसेस पता चल गया, आप आराम से लिनक्स में कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये सारा देखिए, अभी ग्राफिकल मोड का आने ही वाला है आपको। ये देखिए मैंने आपको बोला था सिस्टम डी आपको क्या करके देगा, ये सारी चीज़ें दे रहा है। हाँ तो दोस्तों अभी लाइसेंस इंफॉर्मेशन है, आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करना है। आप उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट। एक बार यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आप डन कर दीजिए, आपका लाइसेंस हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरफेस उसने बना के दे दिया, आपको मैक एड्रेस भी दे दिया, आपका स्पीड क्या है वो भी आपको इधर बता दिया, लूप बैक एड्रेस भी है। आप चाहिए यहाँ पे जाइए कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ से जाके आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए, बट मैं ऐसा करूँगा। ये ग्राफिकल है, बहुत ईजी होगा यहाँ से करना। बट हम ये देखेंगे कि बेसिकली ऐसे आपको ऑपरेशन में करने को, या किसी भी जब आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर बन जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो POC करने के लिए, आप सिस्टम खड़ा करने के लिए जाते हो, तो ऐसे ग्राफिकल मोड नहीं दिखाई देगा। तो आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी जो रन लेवल 3 पे चल रही होगी, और वहाँ पे आपको होस्ट नेम, IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालनी है। तो ये सर यहाँ से मैं नहीं करूँगा दोस्तों, मैं आपको करके दिखाऊंगा CLI से, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मेरा यही सेशन रहेगा। इसमें होस्ट नेम कैसे डालना, IP एड्रेसिंग कैसे करनी है, थोड़ा आप एडवांस हो जाओगे। अभी सर्वर मिल जाएगा, फिर IP एड्रेसिंग आपका सर्वर लाइव हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि अगर गूगल को पिंग करना है तो गूगल से पैकेज कैसे ले आना है, ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, एवरीथिंग। तो दोस्तों अब देखिए, इसको अभी आप हम छोड़ देते हैं और हम लोग डन पे क्लिक कर देते हैं। नेटवर्किंग होस्ट टाइम हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ यूजर क्रिएशन आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि आपको सिस्टम का नाम ही देना होगा। आप चाहिए तो कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं अपना नाम यहाँ दे देता हूँ आशीष। आप चाहिए तो अपना नाम दे दीजिएगा आशीष। पासवर्ड आप वही रखिए, आप एक पासवर्ड रखिए, बहुत सारे पासवर्ड हो जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं पासवर्ड क्या है। मैंने वही root@123 रख दिया। वीक पासवर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, 2 बार तो आपको क्लिक करना है। ऐसा नहीं एक बार क्लिक कर दीजिए फिर कहिए कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है। आपको 2 बार करने से मैं बार बार 2 बार बोलता हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो आपका हो गया, यूज़र भी क्रिएट हो गया, फिनिश कर लीजिए इंस्टॉलेशन को। अभी आपको सिस्टम रेडी करके देने वाला है दोस्तों, थोड़ी देर और वेट करना होगा आपको। ये देखिए आप देख पा रहे हैं आशीष नाम का आपका यूज़र बन गया, ये आपका GUI का पेज है और ये आपका सिस्टम है। देखिए आपको ऐसे ही विंडोज़ की तरह दिखाई दे रहा है ना। इसकी ग्राफिक बहुत है, इसके अंदर आप ब्राउज भी कर सकते हो, ग्राफिक भी दिया है। हम कमांड लाइन से भी करके दिखाएंगे कैसे कमांड के थ्रू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑप्शन चेक कर लेना, कॉन्ट्रास्ट सब, ये बहुत अच्छा ग्राफिक है इसका, देखिएगा। आप चाहिए तो यहाँ से भी अपने सिस्टम को शट डाउन, पावर ऑफ, पावर ऑन कर सकते हैं। इसका लाइट बढ़ाना है, इधर से ऐसे बढ़ा सकते हैं।
वॉल्यूम है आपका ये स्क्रीन का, वो चाहिए तो बढ़ा लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड देन ये मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट करना है, हाई कॉन्ट्रास्ट करना है, अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑन कर लीजिए थोड़ा। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके अब इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही विंडोज़ की तरह दिखाई दे रहा है लिनक्स सर्वर। आप यहाँ पे आशीष पे क्लिक करके पासवर्ड दे सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, अगर आपको रूट के थ्रू लॉगिन करना है तो यहाँ पे रूट क्लिक कर लीजिए, यूज़र नेम में रूट लिख लीजिए, नेक्स्ट करेंगे पासवर्ड आ जाएगा। क्योंकि अभी रूट से ना करके वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़र स्विच करते हैं। जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं आप, जितना भी यूज़र इसके अंदर बनाएंगे यूज़र एड कमांड से सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं वो सब दिखाऊंगा नेक्स्ट में अगले अपने वीडियोस में कि कैसे यूज़र बनाते हैं, तो हम यहाँ से भी उस यूज़र में डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, या तो कमांड के थ्रू कैसे स्विच करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से देखेंगे। अभी तो आपका सर्वर बन गया है, अभी आप जो चाहिए वो कमांड फायर कर सकते हैं। अब आशीष आपको दिख गया, आपके अंदर पासवर्ड डालिए, तो वही आप root@123 डालिए, आपको सिस्टम दे देगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको पासवर्ड डालोगे यूज़र नेम, तो आपको एक सिस्टम देगा आपका जीयूआई का। ये देखिए सेंटोस का आपको सिस्टम मिल गया दोस्तों। अभी आप इसके होम डायरेक्टरी में भी जा सकते हो, देख सकते हो जो भी आप फोल्डर्स बनाओगे ये सारा आपको दिखाई देगा, डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों पहले आपको इनिशियली एक बार ये सेट करने के लिए पूछता है, बार बार नहीं। तो जैसे आप पहली बार सिस्टम बनाओगे तो ये थोड़ा सा आपको सेट करना होगा। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ही चाहिए अपने को। टाइपिंग कैसे करना है, कीबोर्ड का यूएस होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन सर्विस चाहिए, ठीक है। अभी इंटरनेट अपने पास नहीं है क्योंकि हमने कोई भी आईपी एड्रेसिंग नहीं की, इसको स्किप कर दीजिएगा। देखिए लिख दिया यू आर रेडी टू गो, स्टार्ट यूजिंग सेंटोस लिनक्स। अब आप जो आप करना चाहते हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप यहाँ से इंटरनेट भी खोल सकते हैं ब्राउजर के थ्रू, UICLI देखिए ब्राउज भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये आपका सर्वर है। अभी दोस्तों अब इसके मैं GUI थोड़ा CLI में जाके आपको दिखाना चाहूँगा। तो राइट क्लिक यहाँ पे कीजिएगा और इसके बाद आप ओपन टर्मिनल पे जाइएगा। फिर आप ये देखिए आपको ये दिख गया आशीष है रेट लोकल होस्ट। तो दोस्तों अगर आप इसका फंड साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, Ctrl+Shift++ कर दीजिए, आपको फंड साइज बढ़ा हुआ दिखेगा। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया फंड साइज को। अगर आप चाहिए तो इस कॉन्फ़िग कमांड यूज़ कर सकते हैं, आपको इंटरफेस का इंफॉर्मेशन सारा मिल जाएगा। कौन कौन सा इंटरफेस है, ENS33 है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है अभी। वो हम लोग आईपी एड्रेस कैसे देते हैं कमांड के थ्रू, किस फाइल के अंदर आईपी एड्रेस को सेव किया जाता है, कहाँ पे होस्ट नेम सेव किया जाता है, वो सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा कुछ और भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था। तो दोस्तों पहले मैंने बताया था कि PID 1 आपको देखना है, तो आप एक कमांड PS-EAF ग्राफ सिस्टम डी लिखिएगा और एंटर मार। आपको देखिए ये रूट फाइल सिस्टम जो आपका था वो आपका पहला सुपर यूज़र क्रिएट हो गया, जो कर्नल ने बनाया था इसको। और आपका जो प्रोसेस आईडी है सिस्टम डी के लिए 1 है, जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। आपका ये प्रोसेस आईडी कभी भी चेंज नहीं होगा, कितना बार भी आप कितना कभी भी आप देखेंगे ये सेम ही रहेगा। और सारे जितने भी प्रोसेस होंगे, कोई भी डेमन जो प्रोसेस चलाता है, जैसे आपका अगर आपको मैं बोलूँ कि PS-EAF ग्राफ SSH देखिए, तो दोस्तों देखो इसका प्रोसेस आईडी क्या है, वो नहीं अलग है। अभी इसका अलग इसलिए है बिकॉज ये प्रोसेस आईडी जो है वो आपका क्या है, किससे स्टार्ट हुआ है, 1 से, सिस्टम डी से। और सिस्टम डी के अंदर हजारों लाखों प्रोसेस चल रहे हैं इस समय, जो कि अलग अलग सर्विसेज को रन कर रहे हैं। गलती से आपने सिस्टम डी को ही किल कर दिया, क्योंकि होगा नहीं, आपका सर्वर करप्ट हो जाएगा। आप उसके अंदर गए और कुछ आपने फाइल के अंदर जाके टारगेट टारगेट सिस्टम डी डॉट टारगेट वाली फाइल में जाके कुछ कर दिया, तो ये क्रैश हो सकता है।
तो फर्स्ट प्रोसेस सेम रहने वाला है, इसके बाद जितने भी प्रोसेस आपको दिखेंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सर्वर। नेक्स्ट में हम लोग अब इस पर कोई भी कमांड आप चलाइए, कोई भी कमांड, पासवर्ड। ऑपरेशन से पहले आप सारे कमांड यहाँ पे चला करके देख लीजिएगा, तो डेट आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा ये काम क्या करता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका, अभी कोई यूज़र बना नहीं है। एक आशीष जो हमने बनाया वो देखिए यहाँ पे आ गया। ऐसे जितने यूज़र आप बनाएंगे आपको जीयूआई में दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। अभी आपको एक बार मैं पैकेज भी दिखा देता हूँ। rpm-qa कमांड एक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे rpm-qa पाइप ग्राफ, केवल यही कर लीजिए। आपको इतने सारे पैकेज, जितने पैकेज इसमें दिखा देगा। आपको किसी पर्टिकुलर पैकेज को सर्च करना है तो इसमें आप ग्राफ करके कर सकते हैं। अगर एसएसएच का पैकेज देखना है तो आप एसएसएच का पैकेज देख सकते हैं, इतने सारे एसएसएच के पैकेज हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज अपना लिनक्स सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। अब इसके अंदर नेटवर्किंग करेंगे, इसके अंदर होस्ट नेम देंगे, इसको हम लोग पिंग करेंगे, गूगल को पिंग करेंगे, ट्रैफिक जनरेट करेंगे और सारी ऑपरेशन की और भी चीज़ें एडवांस लेवल पे भी हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग जो है, जब आप लिनक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे फिर हम लोग अब सर्टिफिकेशन के कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे इसके अंदर, जो RSC और RSCSA और RSC के अंदर आता है, सर्वर इंस्टॉलेशन एंड ऑल, वेब सर्वर एंड ऑल। वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे साहब। अभी अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अब आप लोग इस सर्वर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कमांड चला सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको लगता है कि कुछ रह गया है आपका या कुछ प्रॉब्लम है अभी भी, तो या कुछ आपके दिमाग में कोई डाउट है, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं हेल्प करूँगा आपकी, उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।